तजियाकार आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सबसे पहले तो अगर सदर तारीख का ऐलान कर देते हैं इलेक्शन के हवाले से, जिसका इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, तो आपको लगता है इससे आईनी बहरान पैदा होगा? ये काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही रहना चाहिए? देखें, दो तीन चीजें हैं कि सदर मुमलिकत के पास एक कानून के तहत इख्तियार था तारीख देने का। उस कानून में इलेक्शन एक्ट के तहत तरमीम करके वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। और सारी बहस ये हो रही है कि जब आर्टिकल 48(5) में ये इख्तियार सदर के पास है तो कानून के तहत कैसे बदला जा सकता है। अब वो इख्तियार, हर चीज आइन के अंदर लिखी पड़ी हुई है, कोई चीज ऐसे नहीं है कि आप अकेली उठा के देख लें। वो तब है जब कोई शख्स ऐवान में, कौमी असम्बली में कायदे ऐवान यानी वजीर आजम के ओहदे का एतमाद का वोट ना ले सके, तो सदर को असम्बली तोड़नी है। जब असम्बली तोड़नी है तो 48(5) के तहत उन्हें इलेक्शन की तारीख देनी है। ये एक अलग सिनेरियो है। एक है जिसमें वजीर आजम असम्बली तोड़ रहे हैं और उसके तहत पहले सदर को इख्तियार था कानून के तहत और अब इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, और ये इख्तियार रहना चाहिए उनके पास। ठीक है। अच्छा, चीफ जस्टिस के मामले पर मैं आना चाहूंगा। उनका ये कहना था कि आईनी मामलात में उन्हें उलझाए रखा गया। साथ ही साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा की भी खूब तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो उनके नाकदीन है वो ये कहते हैं कि तारीफ तो कर दी, लेकिन फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा को किसी भी बेंच में शामिल वो नहीं करते थे। नहीं, ये बिल्कुल अजीबो गरीब चीफ जस्टिस के मनसब के मुनाफी गुफ्तगू थी जो उन्होंने। किसने उन्हें आईनी उसमें भुगताया? 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाया गया, जो एक शिक है जो इंतहाई जरूरी मामलात पे आपको इस्तेमाल करनी है। आपने पूरी सुप्रीम कोर्ट उस पर चलाई। आपके पास जो पटिशन आई, बल्कि पटिशन आने से पहले अमला बिठाया गया और बताया गया कि जी एक पटिशन आ रही है, और उसको आपने सुना। आपने आम साइल की 56,000 दरखास्तों पे तवज्जो ही नहीं की। अपने पूरे दौर में पसंदीदा जज हासिल करने में लगे रहे, पसंदीदा बेंच लगाने में लगे रहे। जो प्रैक्टिस कभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ करती थी कि जो नंबर 2 जज है वो बुनियादी तौर पे चूंकि चीफ जस्टिस होता है अगली दफा, तो उससे वो काम लिया जाता है कि बेंचेस वो तश्कील देंगे, मामलात वो करेंगे। लेकिन साकिब निसार साहब ने जब से ये काम संभाला तो वो अपनी मर्जी करना शुरू हुए और तमाम बेंचेस में इसी तरह काम चलता रहा। हालांकि चीफ जस्टिस को सिर्फ केसेस देखने चाहिए, वो मामलात जहां अदालत के ऊपर उंगली उठती है उनको संभालना चाहिए। लेकिन उन्होंने सिवाय ये काम करने के सारे काम किए, ना अदालती मामलात को ठीक चलाया, ना ब्रदर जजेस के साथ कोई एक फुल कोर्ट कर सके, और जिसका अब भी वो सामना करने को तैयार नहीं है कि कहीं मेरी रिटायरमेंट वाले दिन फिर ब्रदर जजेस ऐसी बातें ना कर दें, मुझे सुबकी का सामना करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ये अलविदाई खिताब हो। तो बड़ी ही भयानक तारीख लेके बंदयाल साहब रिटायर होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी के इंसाफ के लिए तो कुछ भी नहीं किया। वो जितना रोना धोना था कल खिताब में, वो उनका था आईनी मामलात का। भाई, आप आईनी मामलात में घुसे क्यों? आप लोगों ने 63A रीराइट क्यों किया? आप चलते हुए पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के और पेशावर हाई कोर्ट के केसेस को सुओ मोटो में क्यों लेते रहे एक पुलिस अफसर की मोहब्बत में? आपको 25 मई को आपने एक सियासी पार्टी को इख्तियार दिया कि इस्लामाबाद आए, और जब गिराव जलाव हुआ तो उन्होंने कहा शायद खान साहब तक आवाज ना पहुंची हो। जो आवाज पहुंचने की बात है वो इंटेलिजेंस इदारों की पूरी रिपोर्ट आप लेके बैठ गए, आप वो फैसला नहीं कर रहे। आपने तमाम मामलात में अपने आप को एक ऐसी पार्टी के साथ लगा लिया जिसने 9 मई को रियासत पे भी हमला किया। फिर भी आपने उनको बुला के गुड टू सी यू कहा, और तमाम वजारतें आपने पिछले फैसले में भी उसी की दी और कल भी आप उसी की देते रहे। आपको पता है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से 2 लास्ट में जजेस लिए जो जूनियर मोस्ट थे, और आजम नजरी तारण वोट नहीं दे रहे थे। जनरल बाजवा के पास आप पहुंचे। कुछ लोगों ने, तलत हुसैन ने भी कल उस पर अपना प्रोग्राम किया, बात की, ब्लॉग की कि आपकी व्हाट्सएप की गुफ्तगू और मैसेजेस अगर सामने आ गए तो बहुत शर्मिंदगी होगी। तो दयाल साहब को तो उन पे क्लियर करना चाहिए था। लेकिन वो पर्सनल वजारतों पे, अगर काजी फाइज ईसा पे इमरान खान ने रेफरेंस फाइल किया था और उन्होंने जवाबन एक उनके ऊपर दरखास्त दी, तो कोर्ट बिठा के उनको कहा गया कि आपने इमरान खान का केस नहीं सुनना, तो आपकी फैमिलीज पे चाहे मुबैना तौर पे वो झूठे इल्जामात हों, आपको अपने बाकी से एक बेंच बना के उस मामले को खत्म कर देना चाहिए। आमिर साहब, क्या इशू आप क्या देख रहे हैं? एक लेगेसी अब हम देख रहे हैं कंटिन्यू हो रही है। इफ्तिखार चौधरी को हम देखें, साकिब निसार को देखें, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी देखें, तो क्यों तमाम जजेस अपने आप को मुत्ताज़ा करके फिर ही रुखसत लेते हैं? आसिफ सईद खोसा और गुलजार साहब को भी आप भूल गए जी, जो लंबी लिस्ट है। उन्होंने नस्ला टावर गिरा दिया और
कराची को वो 1950 बनाना चाहते थे, मुनज़्ज़िम करना चाह रहे थे कराची को। भाई आप अपने अजीजों में घिरे रहे, अपने काम मामला देखते रहे, लोगों से जाती गुस्से उतारते रहे, इंसाफ इस चीज का नाम नहीं है। हाँ, काजी फायद ईसा के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल एक बड़े सीनियर जज ने कहा कि इंशाल्लाह आपको 18 दिसंबर से कोर्ट मुत्तहिद नजर आएगी, और मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें सबसे पहले फुल कोर्ट बुलानी चाहिए। 2 जजेस की जो कमी होगी, एक की कम है और एक 16 को बंदयाल साहब की सीट खाली हो जाएगी, तो 17 जज के फुल कोर्ट बुलाएं, 10-15 दिन मुसलसल ये जो पूरे कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ये कमाल है उसके मामला तय करे कि 184(3) के तहत कौन सुनेगा, अपील का राइट 184(3) में है, उसको कानून को कदम करार दिया है, रिव्यू आपके पास है, चीजों को फैसला कीजिए 10-15 दिन में अंदर, ताकि लोगों का इत्मीनान हो कि सब जज सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए बैठे हैं, फिर किसी के हक में आए या किसी के खिलाफ आए, फैसले इंसाफ पर चाहिए, इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, उसमें पर्सनल वजाहतें नहीं पेश करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत आमिर साहब कैसी देख रहे हैं आप? बड़ी अनोखी सियासत अभी वो करते दिखाई दे रहे हैं। बीच चौराहे पर जो इख्तलाफ अभी वो बाप बेटे का सामने आया आम इंतखाबात के हवाले से, ये कोई हकीकत तो नहीं लग रही है, तो पार्टी की कोई सियासी हिकमत अब नहीं लग रही है। ये गुड कॉप बैड कॉप है। आप देखें कि ख्याल ये था कि निगरान विफाकी और सिंध हुकूमत में हमें शेयर मिलेगा, हमारे लोगों को वो नहीं मिला, नाराजगी वहां हुई, वरना ये कभी भी तो अगर पता होता तो ये मर्दमशुमारी को साइन न करते, इत्तफाक राय न पैदा करते। खुद मर्दमशुमारी साइन करके इत्तफाक राय से इलेक्शन को डिले करने का किया, और जब हिस्सा नहीं मिला और फिर उनका जो सिस्टम बनाया हुआ है, आपको पता है चीफ ने भी जब बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्टों ने कराची में बात की तो उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को हम तोड़ देंगे, और सिस्टम के तोड़ने के ऊपर काम शुरू हुआ है। लेकिन सिस्टम तोड़ना आसान नहीं होगा, चाहे आर्मी चीफ ने कहा है 15 साल का एक बनाया हुआ सिस्टम है, जिनको ये यकीन हो जाए कि 5-6 महीने बाद ये दोबारा गेम डाल देंगे, जो जरदारी साहब ने एक बयान दे के डाल दी कि आइन और कानून के मुताबिक ये जरूरी है कि पहले हल्का बंदियां हों और फिर पहले पाकिस्तान के इक्तिसादी मामला को देखे फिर इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने अपनी फ्रेंडली रिक्वेस्ट भिजवा दी है कि जनाब मैं हर तरह से ताउन के लिए तैयार हूँ, कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी कर लेना चाहिए इंतखाबात से पहले। जी, बिलावल भुट्टो बाहर निकले हैं, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि हमें कबूल नहीं है, हम 90 दिन में चाहेंगे या 120 दिन में हो, आप डेट दें। ये दोनों तरफ से, क्योंकि जरदारी साहब की जितनी भी फार्चून है उसके बेनिफिशियरी कौन है, सियासी हो माली हो, तो बिलावल भुट्टो है, कोई और तो नहीं है। तो ये मिला के तो आमिर साहब जैसे जैसे फिर इसका मतलब इलेक्शन करीब आएंगे, पीपल्स पार्टी की जो सियासत का मूड है मजीद जारहाना होगा, ज्यादा तुंदो तेज बयानात आएंगे। अगर वो ये नहीं करेंगे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे भी लड़ाई आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी आगे चल के। अगर इलेक्शन होते हैं लड़ाई बहुत ज्यादा होगी। अगर जो बातें कुछ लोग चैम गोइयों में कर रहे हैं, कि मुझे कुछ बताया यही गया 2-3 दिन पहले कि फरवरी के दूसरे-तीसरे हफ्ते में इलेक्शन हो जाने हैं, और नहीं हुए तो फिर तो ये सारे एक ट्रक पे होंगे। अदरवाइज पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान में एक जो राजनीति का खेल है वो खेला जाएगा, तंदो-तेज बयानात भी आएंगे, माजी की तारीख भी दोहराई जाएगी, और सब अपना अपना हिस्सा असेंबलियों में जाने के लिए अपनी इख्तिदार की लड़ाई लड़ेंगे। पीटीआई को कट टू साइज किया जा चुका हुआ है, जाहिर है अपना अपना हिस्सा सब चाहेंगे कि जितनी वो मजीद इजाफा कर सकते हैं। कि पीटीआई का अभी तो देखे ना क्या मुस्तकबिल बनता है, फिलहाल तो वो कट टू साइज है, उनके ऊपर खासी मुश्किलात है 9 मई के बाद उनकी लीडरशिप के ऊपर, कुछ मजबूर है, कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ की फाइनलाइजेशन हो जाएगी मेरा ख्याल है 18 सितंबर के बाद या 18 सितंबर से जो नई सुप्रीम कोर्ट होगी आपको और हमें देखने को मिलेगा। और अल्लाह करे कि जो हम सोच रहे हैं वो किसी के फेवर में ना जाए, किसी के खिलाफ ना जाए, इंसाफ कानून और आइन के मुताबिक करते चले जाएं, लोगों का इत्मीनान बहाल कर लें। ठीक है, तो जिस तरह से आसिफ अली जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत को जिंदा करना चाहते थे या चाहते हैं, उसी तरह नून लीग भी यही चाहती है कि सिंध में जो वो कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, जो कोशिशें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर एक बहुत लंबे अरसे से इक़्तिदार में मौजूद है, तो क्या एक मुमकिन मुश्तरका जो इत्तेहाद है वो पीपल्स पार्टी के लिए कोई खतरा बन सकता है? पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध में किसी मुमकिन इत्तेहाद को खतरे के लिए रहने नहीं दिया। फिर आपको बहुत लंबी चौड़ी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जितने पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन थे उन्होंने वो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब कामयाबी से उन्हें ले आए हैं। और आखिरी जो बड़ा सियासतदान अंदरूनी सिंध से बाहर था उसका नाम था गौस बख्श मेहर, जो पीपल्स पार्टी में चले गए जीडीए से, और वो भी अपनी पीर पगाड़ा साहब की उन हिकमत अमलियों की वजह से कि वो अपने लोगों के साथ भी नहीं खड़े थे, वो जरदारी साहब के साथ भी खड़े हैं, पार्टी भी फौज के साथ भी चलने की बात करते हैं, एमक्यूएम का भी यही है। तो ये मुस्लिम लीग नून की मुझे कोई सीरियस एफर्ट नजर नहीं आ रही, सिवाय
चंद सीटों पे जहां अब्दुल हकीम बलोच जैसे लोगों को इन्होंने खुद आने के बाद इतना जीरो रखा, वो वापस पीपल्स पार्टी में जाने पे मजबूर हो गए। ये बड़ी चीजें क्लियर हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग नून की क़यादत देखते हैं हम और आप। कोई आसान नहीं है कि इतने आसानी से एक दूसरे के सूबे में इंटरवीन नहीं कर सकेंगे। ये क्रिएट करने के लिए जोर लगाते हैं एमक्यूएम के साथ मिलके, क्योंकि एमक्यूएम खुद भी बहुत पीछे हटी हुई है। पीपल्स पार्टी ने कराची में जोर लगाया है, बल्दियाती मेयर इंतखाबात में मेयर बना लिया है बाय हुक कार क्रुक। वो अगले इलेक्शन में भी यही। ठीक है आमिर साहब, एक लास्ट कमेंट मैं आपका चाहूंगा। निगरान सेटअप की अगर हम बात करें और ये जितने भी हम मामला डिस्कस कर रहे हैं, उन सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि इस मुल्क की मईशत को इस वक्त दुरुस्त करने के लिए जो मुल्की ऑपरेशन हो रहे हैं, ईरानी तेल की स्मगलिंग की हम बात कर लें, उसमें अब नाम सामने आ रहे हैं कि बहुत से सियासतदान मुलव्विस हैं। तो क्या ये पहले की तरह ही होगा कि जो सियासतदान है वो एक बार फिर से बच निकलेंगे, कोई अपने हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा? सरकारी मुलाजमीन भी इसमें शामिल हैं और सियासतदानों को तो फिर भी हम देखते हैं कि सजा मिल जाती है, सरकारी मुलाजमीन फिर भी बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, ईरान का तेल अगर हम उस पर सिर्फ बात कर लें, वो आता तो बॉर्डर से है जी। तो सबसे पहले जैसे आर्मी चीफ ने कहा है, उन्होंने अपने इदारे को क्लियर करना पड़ेगा। वहां इतने साल से जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें कस्टम के लोग हैं, उसमें लेवीज हैं, उसमें आपको नाम दूं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसको लोग अब मजाक में कहते हैं पेट्रोलियम सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर फैले हुए पेट्रोल पंपों की बहुत बड़ी तादाद के मालकान ये पुलिस अफसरान, साबिक पुलिस अफसरान हैं, जो इस फॉर्चून से फायदा उठा रहे हैं ईरान ऑयल के ऊपर। और सारों के ऊपर छापे भी नहीं पड़ते, क्योंकि सबको कमीशन अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर मिल जाता है। ऑपरेशन किया गया और हमें ये नियत रखनी चाहिए कि अल्लाह करे कि इसको कामयाब भी होना चाहिए, चाहे वो ईरानी तेल पे हो, वो डॉलर्स के खिलाफ हो, और इसमें कोई ब्रेक ना आए, फिर मजा आएगा। वरना सच्ची बात यह है कि पाकिस्तानियों के दिल बड़े टूटे हुए हैं कि यहाँ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं जी। होप दिखाई जाती है और उसके बाद खींच ली जाती है। अल्लाह करे कि ये जो अब ऑपरेशन हुआ है, मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि निगरान हुकूमत के दौर में आर्मी चीफ जो मीटिंग्स कर रहे हैं, उसमें तमाम सियासी जमातों को, निगरान हुकूमत को बैठ के एक बाकायदा चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए और पॉलिटिकल का भी होना चाहिए, दोबारा से मिसाक जमहूरियत हो, कि ये वो चीजें हैं जिनको किसी सूरत में डीरेल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन से बातें लिए जाए, बिठाया जाए कि इन चीजों के ऊपर हमारे पाकिस्तान की बका है, हमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमें जितनी इन्वेस्टमेंट लानी है उसके लिए सबको एक अहदो पैमा करके पब्लिकली दुनिया के सामने लाना होगा। फिर इलेक्शन में भी चले जाएं, सब कुछ कर लें, सबको यकीन भी आ जाएगा। वरना सच्ची बात है बहुत मसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। देख लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।